हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर अकेडमी में। तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो अब हम इसमें शुरू से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम अपना जो देखेंगे, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है क्या। ठीक है, तो हम इसके पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नया सब्जेक्ट हो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, हमें पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे अब, नया सब्जेक्ट अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, और ये तो हमारा सब्जेक्ट का नाम हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पहले हम इसके परिचय को देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एन इंट्रोडक्शन। ठीक, इसको हिंदी में भी लिख दें, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। एक परिचय। ठीक, तो हमारा नया सब्जेक्ट है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा जो नया सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अपना नया सब्जेक्ट आज शुरू कर रहे हैं, और आज हम जो पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, पहले हम इसके एक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, या इसके परिचय को देखेंगे कि ये है क्या, या सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि संविधान क्या है, और फिर देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है। तो संविधान हमारा जो है, संविधान क्या है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान उन प्रावधानों या उन विधियों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। फिर संविधान जो है, इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ेंगे। तो संविधान क्या है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, साथ ही संविधान शक्ति का मानचित्र भी है। संविधान शक्ति का मानचित्र है।
हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं भारत का संविधान और राज व्यवस्था के बारे में। तो हम पहले इन दोनों के बारे में जानेंगे और इन दोनों के अंतर के बारे में जानेंगे कि दोनों है क्या और इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो जब हम संविधान देख रहे हैं तो संविधान हमने देखा कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, ठीक, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अगर किसी देश का शासन चलाया जाता है तो कोई ना कोई प्रावधान होता है और उन प्रावधानों का जिस बुक में संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, और संविधान ही जो है किसी देश की जो सर्वोच्च विधि होती है, किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है। जितनी सारी विधियां होंगी वह सारी संविधान के नीचे होंगी, या तो संविधान में जो है तो सर्वोच्च होंगी, उसके अलावा जो अन्य विधियां होंगी देश के अंदर वो सारे संविधान के नीचे होंगी। ठीक, और साथ ही साथ जो संविधान है वह शक्ति का मानचित्र भी है। हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं, जानते हैं कि शासन क्या है। ठीक, पहले हम जानते हैं क्या कहा, पहला पॉइंट है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि शासन क्या है। शासन है क्या? ठीक, शासन जो है सार्वजनिक जीवन का संचालन है। शासन मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन। शासन क्या हमारा? सार्वजनिक जीवन का संचालन। कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी निजी होती हैं और जो निजी नहीं होती हैं वह क्या होती हैं? सार्वजनिक होती हैं। ठीक, तो जो सार्वजनिक जीवन, जो हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसको जिस आधार पर चलाया जाता है वही क्या है? शासन है। तो शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। और सार्वजनिक जीवन जैसे क्या है? जैसे है आपका राजनीति, जैसे राजनीति या सार्वजनिक जीवन है। ठीक, प्रशासन, कानून, ठीक, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार आदि। तो शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। ठीक है, जो हमारा निजी ना हो, जो हमारे जीवन का सार्वजनिक पक्ष है उसका जो संचालन होता है वही क्या कहता है? शासन कराता है। और इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सार्वजनिक जीवन क्या है? जैसे राजनीति, प्रशासन, कानून और शिक्षा, अर्थव्यवस्था, ये सब जिन प्रावधानों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, ये सब जो चीजें क्या होती हैं हमारे जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र हैं। तो इनको जिस माध्यम से चलाया जाता है वही हमारा क्या है? शासन है। तो हमने देखा कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह किसी देश, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन है। जैसे सार्वजनिक जीवन में क्या आएगा? आपका राज व्यवस्था, जैसे आपकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, कानून, ये सब क्या है? ये सब हमारे सार्वजनिक जीवन के मुद्दे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि। दूसरा मुद्दा क्या, इसमें क्या बात कही है? सर्वोच्च विधि है। ठीक है, किसी देश में जो संविधान होता है वो सबसे ऊपर होता है और उसके अलावा जो कानून और देश के अंदर, राज्य के अंदर बनते हैं, जैसे व्यवस्थापिका के द्वारा, संसद द्वारा बनते हैं, या कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से बनते हैं, या किसी देश के सरकार जो कार्यपालिका होती है उसके आदेश से जब कोई कानून बनता है, या न्यायपालिका के आदेश से अगर कोई कानून बनता है, तो वो सब कहीं ना कहीं संविधान के नीचे ही आते हैं। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो। तो जो भी कानून बनेंगे वो सारे क्या होंगे? संविधान के नीचे होंगे और संविधान के अनुरूप होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो संविधान होता है वह देश का सर्वोच्च कानून होता है। सारे कानून इसके अनुरूप होंगे और इसके नीचे माने जाएंगे।
तीसरा जो है वह है संविधान शक्ति का मानचित्र है। संविधान क्या है? शक्ति का मानचित्र। ठीक, तीसरी बात क्या कर रहा? संविधान शक्ति का मानचित्र है। जब हम पॉलिटिकल मानचित्र पे या राजनीतिक मानचित्र देखते हैं तो उसमें हमको क्या पता चलता है? हम उसमें यह पता कर लेते हैं कि भारत कहाँ है, ब्रिटेन कहाँ है, अमेरिका कहाँ पे है, फिलीपींस कहाँ पे है, यूरोप कहाँ से फैला है, एशिया कहाँ तक फैला हुआ है, यह सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। इसी तरह अगर हम भौगोलिक मानचित्र देखते हैं तो हमको पता चल जाता है भारत की सीमा कहाँ तक है, ब्रिटेन की सीमा कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, यह सब चीज़ें हम पता कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमें किसी की शक्ति के बारे में जानना है, अगर किसी देश में किसी संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हमें उसकी शक्ति को जानना है तो वो चीज़ें हम कहाँ पर देखेंगे? संविधान में। वो चीज़ें हमें संविधान पता चल जाएगा। जैसे हमको पता करना है कि संसद की कितनी शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति कितनी है, उसकी कार्य क्षेत्र कितना है, मंत्रिमंडल का शक्ति कितनी है, उसका कार्य क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो इस सारी चीजें हमको कहाँ मिलेंगी? या किसी संस्था की शक्ति कितनी है, वित्त आयोग की शक्ति कितनी है, भारत का निर्वाचन आयोग की शक्ति कितनी है, उसके पास कितनी शक्ति है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी? अगर किसी की शक्ति का पता करना है तो हमें भारत के संविधान से ही पता चलेगा कि किसी के पास कितनी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार संविधान क्या है? शक्ति का सीमांकन करता है। इस प्रकार क्या करता है? संविधान शक्ति का सीमांकन करता है। हमने देखा कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। पहले संविधान देख रहे हैं। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। साथ ही हमने यह भी देखा कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। ठीक है, हमने देखा पहले शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। और सार्वजनिक जीवन क्या है? आपका राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी जो क्षेत्र, कानून, अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा जो होती है देश की शिक्षा व्यवस्था, ठीक, रोजगार, यह सारे क्या है? हमारे सार्वजनिक जीवन है। और इन्हीं सार्वजनिक का जो जीवन का जो संचालन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रशासन। उसी को हम क्या कहते हैं? शासन। फिर हम देखा कि किसी देश का संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधि कैसे है। ठीक, फिर हमने जाना कि संविधान शक्ति का मानचित्र भी कैसे है। तो इस प्रकार जो संविधान है शक्ति का मानचित्र है और वह कहीं ना कहीं क्या था? शक्ति का सीमांकन करता है। संविधान क्या करता है? शक्ति का संविधान, इसका मतलब संविधान क्या करता है? शक्ति का सीमांकन करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि संविधान जो है शक्ति का मानचित्र है, अर्थात कहीं ना कहीं संविधान जो है शक्ति का, इस प्रकार संविधान कहीं ना कहीं शक्ति का क्या करता है? सीमांकन करता है, उस पर सीमा लगाता है। तो जैसे सरकार के अंगों, जैसे सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्ति का निर्धारण करता है, और संस्थाओं की शक्ति का निर्धारण करता है। हम क्या देख रहे हैं कि संविधान शक्ति का निर्धारण करता है। ठीक, कैसे? जैसे सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्ति का क्या निर्धारण करता है। और सरकार के अंग क्या क्या हैं? सरकार के अंग में आप क्या जाएंगे? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और आ जाएगा तीसरा न्यायपालिका। ये सब क्या है? सरकार के अंग है। ठीक है, और संस्था क्या है? जैसे
वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सारे क्या हैं? आदि, ये संस्थाएं हैं। तो संविधान क्या करता है? सरकार के अंगों को और जो संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख है उनकी शक्ति का निर्धारण करता है, उनकी शक्ति का क्या करता है? सीमांकन करता है। और देख लेते हैं, जैसे संविधान केंद्र और राज्य, संविधान केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है। केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है। ठीक है। संविधान राज्य के नागरिकों, संविधान नागरिक के अधिकारों, संविधान नागरिक के अधिकारों अधिकार को हम क्या कर सकते हैं? शक्ति भी, या नागरिक के जो अधिकार है वही उसकी क्या है? शक्ति। तो संविधान नागरिक के अधिकारों या शक्ति का निर्धारण करता है। ठीक है। तो यही है हमारा संविधान। हमने संविधान देखा कि संविधान, एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं, पुनः एक बार देख लेते हैं कि हमने संविधान के बारे में क्या देखा। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चला जाता है। ठीक। फिर हमने देखा कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है और संविधान शक्ति का मानचित्र होता है। फिर हमने देखा कि संविधान जो है उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो शासन है क्या? हमने फिर यह जाना कि शासन क्या है। शासन जो है वह है सार्वजनिक जीवन का संचालन। और सार्वजनिक जीवन क्या है? जैसे राज्य व्यवस्था, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून, प्रशासन। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे सार्वजनिक जीवन है। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे निजी होते हैं, पर्सनल मुद्दे होते हैं। ठीक, तो उसको नहीं, हमको वो हमारे शासन में नहीं आता है। फिर हम देखा कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधि है क्या? कैसे है? ठीक है, कि देश के अंदर जितनी भी कानून होंगे जो बनेंगे, चाहे उस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा बने, चाहे न्यायपालिका के द्वारा, चाहे देश की एक कार्यपालिका द्वारा कोई शासन या कानून बनाया जाता है। अगर कोई कानून या विधि बनती है तो सारी क्या होंगी? संविधान उस देश के संविधान के अनुरूप होंगी, उस देश के संविधान के अनुरूप होगी और उसके नीचे ही होंगी। संविधान जो होगा वो हमारा सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा। और संविधान में जो विधि जो लिखी होंगी वही सर्वोच्च मानी जाएंगी और सारी उसके नीचे होंगी और उसके अनुरूप होंगी। ठीक। फिर हमने देखा कि संविधान शक्ति का मानचित्र कैसे है। जिस प्रकार हम राजनीतिक या भौगोलिक मानचित्र को देख के कुछ पता जानते हैं, उसी तरह हम संविधान में किसी संस्था या सरकार के किसी अंग के बारे में जान सकते हैं कि किसके पास कितनी शक्ति है। तो इस प्रकार संविधान क्या है? शक्ति का सीमांकन करता है। संविधान क्या है? शक्ति का सीमांकन करता है। जैसे सरकार के अंगों संस्थाओं की शक्ति का निर्धारण करता है। किसी के पास, सरकार के किसी अंग के पास असीमित शक्ति नहीं है, बल्कि उसके पास कितनी शक्ति होगी उसका यह सीमांकन करता है, निर्धारण करता है। उसी तरह संस्थाओं का भी निर्धारण करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति का भी निर्धारण करता है कि किसी की राज्य सरकार के पास कितनी शक्ति होगी और केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति होगी, उसकी कहाँ तक सीमा है, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है और राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। और फिर उसी तरह नागरिकों के अधिकार की भी उल्लेख करता है हमारा संविधान कि नागरिकों के अधिकार कौन से होंगे, नागरिकों के कौन कौन सी शक्ति होगी, नागरिकों के पास, देश के नागरिकों के पास कौन सी शक्ति होगी। और यह सारा निर्धारण करता है हमारा देश का संविधान। तो इस प्रकार हमारा देश का जो संविधान वह कहीं न कहीं शक्ति का मानचित्र है, अर्थात वह शक्ति का निर्धारण करता है, शक्ति का सीमांकन करता है। ठीक, तो ये हमारा वह संविधान। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था है क्या। ठीक,
अब हम देखते हैं, ये हमने देखा संविधान, ये हमारा है संविधान। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था कि राज्य व्यवस्था है क्या। राज्य व्यवस्था क्या है? तो जो राज्य व्यवस्था है संविधान का व्यवहारिक रूप है। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का व्यवहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। उन्हें समग्र रूप से क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमने देखा कि राज्य व्यवस्था है क्या? राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है। जैसे एक सैद्धांतिक होते हैं पक्ष होता है और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। तो जो संविधान है वह हमारा सैद्धांतिक पक्ष है, वह कहीं ना कहीं सिद्धांत है। जब उसको हम व्यवहार में लागू करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वही राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का ही व्यवहारिक रूप है राज्य व्यवस्था। जो देश के कानून और विधि है वह जो उसका सैद्धांतिक पक्ष होगा वह संविधान होगा, और जो उसका व्यवहारिक पक्ष होगा वह क्या होगा? हमारा राज्य व्यवस्था होगा। तो संविधान जो है वह राज्य व्यवस्था का व्यवहारिक रूप है, और संविधान को जब हम लागू करते हैं जमीनी स्तर पर या हकीकत में या व्यवहार में, जब हम संविधान को लागू करते हैं तो जो मुद्दे और विषय उभर के हमारे सामने जो आते हैं उन्हें ही हम समग्र रूप से क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। और यह राज्य व्यवस्था जो हमारा है मुख्य रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे पहला संसद का कानून, यह जो है हमारा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संसद का कानून क्या है? वह संविधान को लागू करने का व्यवहारिक तौर पे लागू करने का प्रयास करता है। तो जब उसको लागू करने का प्रयास करता है तो जो संसद जो कानून बनाती है तो वो हमारा कहीं कहीं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है न्यायपालिका के निर्णय। न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं वह भी कहीं ना कहीं कानून की तरह, विधि की तरह कार्य करते हैं। तीसरा जो है संविधानेतर संस्थाएं। संविधानेतर संस्थाएं
मुख्य रूप से जो ये तीन है, संसद का कानून, न्यायपालिका का निर्णय और संविधानतः जो संस्थाएं होती है, ये मुख्य रूप से यही तीनों जो मिलकर क्या करती हैं, राज व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, हमने क्या देखा कि संविधान जो राज व्यवस्था हमारा है, हमने पहले संविधान के बारे में जाना, संविधान के बारे में फिर हम राज व्यवस्था देख रहे हैं। तो राज व्यवस्था में हमने क्या देखा कि राज व्यवस्था जो हमारा है, संविधान का जो है हमारा व्यवहारिक रूप है, और संविधान को लागू करने के समय जो मुद्दे और विषय हमारे सामने उभर के आते हैं, वही क्या कहते हैं, समग्र रूप से राज व्यवस्था कहलाते हैं। और राज व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः तीन तत्व शामिल होते हैं। पहला संसद का कानून, दूसरा जो है वो है न्यायपालिका का निर्णय, और तीसरा है संविधानित संस्थाएं। अब हम एक एक करके देखते हैं, समझते हैं कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या क्या अंतर है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें, उदाहरण देख लें। संविधान, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। क्या हम देखेंगे अब, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। हमने बताया संविधान जो है कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष है, और जो राज्य व्यवस्था है वह संविधान का ही व्यवहारिक पक्ष है। तो अब हम दोनों को अंतर को समझते हैं कैसे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 7, आर्टिकल 7, आर्टिकल 17। इसमें क्या है, यह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, अस्पृश्यता का अंत किया जाए। अस्पृश्यता का अंत किया जाए, तो और विधि के अनुसार, और विधि के अनुसार और विधि के अनुसार अस्पृश्यता जो है दंडनीय अपराध होगी। यह बात कहता है हमारा संविधान। संविधान हमको क्या बता रहा है, संविधान का आर्टिकल है, भाग 3 का आर्टिकल है 17, वह हमें बताता है कि अस्पृश्यता जो है, उस समय जब संविधान हमारा बना था तो उस समय काफी स्तर पर, काफी व्यापक स्तर पर हमारे देश में अस्पृश्यता कहीं ना कहीं चल रही थी। छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का भेदभाव चल रहा था। तो हमारा संविधान ये कहता था कि अस्पृश्यता का अंत होगा, और विधि के अनुसार अस्पृश्यता जो होगी वह दंडनीय अपराध होगी। यह बात इतना हमारा संविधान कहता है। संविधान तो इतनी बात कर रहा, लेकिन अब जब उसको हमको जमीनी हकीकत पे लागू करना है तो इतने से तो काम चलेगा नहीं। इसी कहानी से जब इसको हमको व्यवहार में लागू करना है तो इसने से तो काम होगा। ये तो केवल हमको बताता है कि अस्पृश्यता का अंत हमको करना है, और जो अस्पृश्यता का जो छुआछूत करेगा उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी। इसने हमको यह बताया संविधान में। तो अब यह जिम्मेदारी बनती है संसद की, देश की व्यवस्थापिका की, कि उसको वह व्यवहार में लागू करे, उसको यह व्यवहार में लागू करे। तो संसद ने फिर क्या किया, इसको जो है व्यवहार में लागू करने के लिए उसने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, ठीक है, हमारे देश की संसद ने क्या किया, इस संविधान के इस आर्टिकल को लागू करने के लिए उसने एक कानून बनाया, एक विधेयक लाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, उसको फांसी सजा होगी। अगर यहाँ हमारा स्पष्ट नहीं होता, अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो संविधान कहता था कि उसका अंत होगा, और अगर कोई इसका फिर भी इसको जारी रखता है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन सजा कितनी होगी, क्या उसको फांसी दी जाएगी? या सजा तो फांसी भी होती है, सजा यह भी होती है कि उसको आजीवन कारावास दी जाए।
सजा यह भी होती है कि उसको 7 साल की सजा दी जाए या उसको 6 महीने की सजा दी जाए, कितनी सजा दी जाए, ये सब हमारा संविधान, हमारे देश का जो संविधान का जो आर्टिकल 7 या कुछ नहीं बताता है, या उसको केवल कुछ आर्थिक जुर्माना लगाकर उसको छोड़ दिया जाए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हमारे देश की जो संसद है उसने कानून लाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में, इसको व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए। तो फिर इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करता है, तो उसको कितनी सजा होगी, और अगर एक बार करता है तो कितनी सजा होगी, अगर 2 बार करता है कितनी सजा होगी, और उसको 3 बार करता है तो कितनी सजा होगी, और यह प्रक्रिया क्या होगी। यह सब कहाँ निर्धारित होता है, इस अधिनियम के द्वारा जो देश की संसद ने बनाया। तो यह जो कहीं ना कहीं यह जो मामला है, यह हो गया हमारा संविधान, और जो यह मामला हो गया यही हो गया हमारी राज व्यवस्था। ठीक, यह क्या हो गया, संविधान, और जो यह मामला गुजर के आया, यह जब इसको लागू करने के क्रम में हमारे सामने जो मुद्दे आए, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, राज व्यवस्था हो गया, जिसको संसद ने कानून बना के समाधान किया उसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि न्यायपालिका के निर्णय कैसे राज व्यवस्था के, हमारे राज व्यवस्था के अंग होते हैं। न्यायपालिका के निर्णय कैसे कानून की तरह होते हैं, वो कैसे हमारे राज व्यवस्था के मुख्य तत्व होते हैं। देखते हैं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, इसमें क्या है, नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल हमारा है 19, क्या बताता है, नागरिकों के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। यह मौलिक अधिकार हमारा है, ठीक है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, यह केवल नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की बात कर रहा है। आर्टिकल हमारे देश के संविधान का आर्टिकल जो 19 है, वह केवल नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करता है। जब हमारे देश में प्रेस तो यह प्रतिबंध लगाया गया कि वह हर कोई चीज अपने प्रेस में नहीं छाप सकती, ठीक। तो एक मामला आया हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। उन्नीस सौ 85। ठीक, आर्टिकल बात करता है नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। लेकिन जब प्रेस की स्वतंत्रता पर, जब उनके अभिव्यक्ति पर सरकार ने बंदिश लगाना शुरू किया, तो एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जो बहुत फेमस है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस के नाम से, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो प्रेस जो स्वतंत्रता है वह हमारा मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, वह मौलिक अधिकार है। इसमें किसने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। इस वाले मामले में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस में 1985 में जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, और वह किसके अंतर्गत आएगी, नागरिकों के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसी के अंतर्गत हमारा प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। और यह हमारा जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां पर उसने इसका व्यापक रूप में व्याख्या की। अभिव्यक्ति, जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने व्यापक रूप में इसकी व्याख्या की, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे विचार अभिव्यक्ति है वह तभी सफल होंगे, तभी वह महत्वपूर्ण होंगे, जब
उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल हो। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी उसने मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्या की और उसको किसके अंतर्गत शामिल किया, नागरिकों के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो तब से हमारा क्या आ गया, जो प्रेस की स्वतंत्रता है अब वह कहीं ना कहीं एक कानून बन गया कि वह क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट उसी निर्णय के कारण अब क्या हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार हो गया। उससे पहले इसका कहीं जिक्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका के निर्णय होते हैं वह भी कानून की तरह कार्य करते हैं। ठीक, तो यह हमारा जो है राज व्यवस्था के रूप में होता है। इसी तरह एक मामला है गुलाम नबी आजाद केस। गुलाम नबी आजाद केस, गुलाम नबी आजाद, और 2020 या 19 है, 2020 या 19 कुछ है, ठीक है, 19 या 20 है। तो गुलाम नबी आजाद केस, जब संविधान, भारत के संविधान से आर्टिकल 370 को हटाया गया या उसको परिवर्तित किया गया, भारत के संविधान के आर्टिकल 370 को, तो उस समय केंद्र सरकार ने ये सोचा कि कोई उग्रवादी गतिविधियां ना हो, कोई उपद्रवी ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, इसलिए उसने इंटरनेट पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और इसने प्रतिबंध काफी लंबे समय तक लगाए रखा केंद्र सरकार ने। तो जब यह काफी लंबे समय तक लगाया रहा तो कांग्रेस के नेता हैं गुलाम नबी आजाद और कुछ अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि यह देश के नागरिकों की आज़ादी, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का कहीं न कहीं हनन है, जो उन्होंने इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट को बंद करके इसका उल्लंघन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां फिर क्या कहता है कि जो इंटरनेट है वहां भी इंटरनेट को क्या करता है, इंटरनेट इसको मौलिक अधिकार में शामिल कर देता है कि जो इंटरनेट है यह नागरिकों का क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को उन्होंने क्या कहा, मौलिक अधिकार कहा। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो एक मामला था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के 1985, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 19 अंतर्गत उन्होंने शामिल किया। ठीक है, और फिर जब एक मामला आया गुलाम नबी आजाद केस 2020 लगभग आसपास 19 या 20 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसकी व्याख्या को और बढ़ा दिया, उसकी जो विचार और व्यक्ति की जो विस्तार है उसको और बढ़ा दिया। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इंटरनेट जो हमारा है वह भी हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हमसे अनावश्यक या ऐसे किसी तरह मतलब बिना किसी ठोस रीजन के इसको बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको इसका हनन नहीं किया जा सकता सरकार द्वारा। तो वहां भी इंटरनेट को सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको मौलिक अधिकार दे दिया। ठीक, तो अब जो है, जो सुप्रीम कोर्ट को ये जो सारे निर्णय हैं वह कहीं ना कहीं अब राज्य व्यवस्था में कानून के रूप में कार्य कर रहे हैं, अब ये व्यवहारिक रूप में लागू हो गए। तो ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय है वह भी कहीं कानून के रूप में कार्य करते हैं और वह राज्य व्यवस्था के मुख्य अंग के रूप में होते हैं। तो हमने देखा कि संसद के जो कानून बनाती है वह जो है वह राज्य व्यवस्था का एक रूप है, और उसके बाद देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं वह भी कहीं ना कहीं कानून के रूप, विधि के रूप में होते हैं, और वह भी राज्य व्यवस्था में एक विधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम जो तीसरा तत्व इसमें है संविधानेतर संस्थाएं, संविधानेतर संस्थाएं, उसको हम देख लेते हैं कि संविधानेतर संस्थाएं हैं क्या। ठीक, हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपको स्पष्ट समझ नहीं आया होगा तो एक बार हम फिर राज्य व्यवस्था को एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान का व्यवहारिक रूप है, और संविधान को लागू करने के क्रम में जो मुद्दे या विषय हमारे सामने उभर कर आते हैं वही क्या है, उसको हम समग्र रूप से क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं।
जब हम संविधान को लागू करते हैं तो उस समय हमारे सामने लागू करने के क्रम में जो विषय या जो मुद्दे, जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं, उसी को हम समग्र रूप से क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, अर्थात व्यवहारिक रूप है। और हमने यह जाना कि राज्य व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला संसदीय कानून, दूसरा न्यायपालिका का निर्णय और तीसरा संविधानेतर संस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा संविधानेतर संस्थाएं। ठीक, हमने देखा कैसे संसद के कानून, संसद के जो कानून है कैसे राज्य व्यवस्था के अंग होते हैं। फिर हमने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वह कैसे राज्य व्यवस्था के मुख्य तत्व होते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे कि संविधानेतर संस्थाएं कैसे राज्य व्यवस्था के मुख्य अंग हैं। ठीक, लेकिन संविधानेतर संस्था को देखने से पहले हम यह देखें कि संस्थाएं होती कितनी प्रकार की हैं। हम पहले यह देखते हैं कि संस्थाएं होती कितनी हैं। ठीक है, तो जब हम संस्थाएं के बारे में जान जाएंगे संस्थाएं हैं कितनी, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ हम किस संस्था की बात कर रहे हैं, या संविधानेतर संस्था है कौन। ठीक है, तो संस्थाएं 3 तरह की होती हैं। संस्थाएं जो है 3 तरह की हैं। एक है संवैधानिक, एक है संवैधानिक संस्था, दूसरा है गैर संवैधानिक, और एक तीसरी संस्था होती है, गैर संवैधानिक होती है, और एक है हमारा असंवैधानिक। इसको हम क्रम से लिखते हैं और अच्छा लगेगा। यहाँ लिखते हैं, दूसरा असंवैधानिक कर देते हैं, तीसरा गैर संवैधानिक, तीसरा गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक को हम क्या कर सकते हैं, एक और नाम है इसका संविधानेतर। गैर संवैधानिक को क्या कहते हैं, संविधानेतर संस्था, संविधानेतर। ठीक है, हमने देखा कि संस्थाएं जो होती हैं वह 3 तरह की होती हैं। एक होती है संवैधानिक, एक होती है असंवैधानिक, और एक होती है संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था। तीसरा होती है संविधानेतर या गैर संवैधानिक। तो यही हमको देखना है मुख्य रूप से। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इंग्लिश भी जान लेते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। संवैधानिक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। गैर संवैधानिक कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और गैर संवैधानेतर या गैर संवैधानिक को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संस्थाएं कुल कितनी होती हैं, 3 होती हैं, संवैधानिक, असंवैधानिक या गैर संवैधानिक या संविधानेतर। संवैधानिक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, असंवैधानिक संस्था को कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब जो संविधानेतर संस्था है इसमें भी दो तरह की संस्थाएं होती हैं। इसमें भी 2 तरह की संस्थाएं होती है, एक सांविधिक, एक होती है सांविधिक और दूसरा होती है कार्यकारी। सांविधिक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी, और कार्यकारी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एक्जीक्यूटिव। यही है जो देश के अंदर संस्थाएं होती है, भारत की राज्य व्यवस्था में जो संस्थाएं होती हैं कुल कितनी ही तरह की संस्थाएं हैं। पहला संवैधानिक संस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा होती हैं कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो असंवैधानिक होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और तीसरी तरह की एक संस्था होती है वो होती है जिसको हम कहते हैं संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था, या गैर संवैधानिक संस्था जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक,
और जो संवैधानिकता संस्था होती है वह दो तरह की होती है, एक होती है सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी, और दूसरा जो होती है संवैधानिकता संस्था के अंतर्गत दूसरा जो होता है वह कार्यकारी संस्था, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो यह कुल हमारी हो गई संस्था के प्रकार। हमको जो मुख्य रूप से इसमें देखना था गैर संवैधानिक या संवैधानिकता संस्था, हमको यही मेन जाना था, लेकिन हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, पहले हम देखते हैं संवैधानिक संस्था है क्या, किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम एक एक करके अब देखते हैं कि संस्था है क्या। पहले हम देखते हैं संवैधानिक संस्था है क्या। पहला, संवैधानिक संस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संवैधानिक संस्था वे संस्था है, संवैधानिक संस्था वे संस्था है जिनका भारत के संविधान के तहत सृजन हुआ है, जिनका भारत के संविधान के तहत सृजन हुआ है। ठीक है, जैसे भारत का वित्त आयोग, जैसे भारत का वित्त आयोग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280। ठीक है, और भारत का निर्वाचन आयोग, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 आदि। ठीक है, तो आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि संवैधानिक संस्था है क्या। संवैधानिक संस्था वह संस्था है जिसका भारत के संविधान के तहत सृजन किया गया है। आसान है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुत आसान है। संवैधानिक संस्था क्या है, वह संस्था संवैधानिक संस्था है जिसका भारत के संविधान के तहत सृजन किया गया है, जैसे वित्त आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग, ये सारे क्या हैं, भारत संवैधानिक संस्था है। अब हम देखते हैं असंवैधानिक संस्था क्या है। दूसरा कि असंवैधानिक संस्था क्या है। असंवैधानिक संस्था, इसको इंग्लिश में कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की असंवैधानिक संस्था है क्या। तो असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं, असंवैधानिक संस्था वे संस्था हैं जो संविधान विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जैसे उल्फा। क्या है उल्फा? नक्सलवादी संस्था है। ठीक, जैसे उल्फा, सिमी आदि। तो हमने देखा असंवैधानिक संस्था, हमने देखा असंवैधानिक संस्था वे संस्था होती है
जो संविधान विरोधी होती हैं। अगर कोई ऐसी संस्था हमारे देश में है जो संविधानिक के विरोध में है या संविधान विरोधी है तो वह क्या है? असंवैधानिक संस्था है। उसको देश में उल्फा एक पूर्वोत्तर भारत का एक नक्सलवादी संगठन है जिसको संविधान आदेश नहीं करता है, जो संविधान के आदेशों के जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। तो ऐसी संस्थाएं क्या करती हैं? असंवैधानिक संस्था होती है। यह नक्सलवादी संस्था है उल्फा पूर्वोत्तर भारत का। इसी तरह एक संगठन है सिमी, एक कट्टर मुस्लिम संगठन है जिसने ऐसे कुछ कार्य किए जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ थे। तो ये सारी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? संविधान विरोधी। तो इसीलिए इनके क्या कहेगा? असंवैधानिक संस्था। ऐसी संस्था एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि असंवैधानिक संस्था क्या है? वे संस्था जो संविधान विरोधी हो या संविधान के प्रावधानों के विरोध में हो या खिलाफ हो, तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहते हैं? असंवैधानिक संस्था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन जो है एक नक्सलवादी संगठन है, वह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कार्य करता है, वह नक्सलवाद करता है। तो और ये हमारा जो देश का संविधान है वह नक्सलवाद को आदेश नहीं देता, नक्सलवाद को खत्म करना चाहता है। और जो सिमी है यह भी कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं था, उसकी कुछ ऐसी गतिविधि थी जो कट्टरवादी थी। तो वह भी क्या है? एक असंवैधानिक संस्था है जो संविधान विरोधी था। ठीक, तो अब हम तीसरा देखते हैं, संवैधानिकता संस्थाएं हैं क्या। हमने तो देखा संवैधानिक और असंवैधानिक। अब हम तीसरा जो संस्था का जो तीसरा प्रकार है वह है संविधानिकता संस्था या गैर संवैधानिक संस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधानेतर संस्था, संविधानेतर या गैर संवैधानिक। अगर कुछ भी नाम आए तो कंफ्यूजन ना रहे। गैर संवैधानिक संस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, अर्थात संवैधानिकता संस्था। तो यह कौन सी संस्था होती है? वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान विरोधी भी नहीं है। लेकिन संविधान विरोधी भी नहीं है। वे संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन जो संविधान विरोधी भी नहीं है, ठीक है, बल्कि जो संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करती हैं। बल्कि जो संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करती हैं वो क्या होती हैं? संवैधानिकता संस्थाएं। जैसे नीति आयोग, ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि। समझिए, हमने देखा संविधान जो संस्थाएं होती है वो कुल तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं संवैधानिक, जो हमने समझ लिया। दूसरी होती हैं असंवैधानिक, वह भी हमने देख लिया। तीसरी होती हैं संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था। हमने देखा
ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख तो नहीं है लेकिन संविधान के विरोध भी नहीं है। हमने देखा ऐसी संस्था जो हम देखेंगे जिनका संविधान में उल्लेख तो नहीं है लेकिन संविधान के खिलाफ भी नहीं है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ भी नहीं, बल्कि संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करती हैं। ऐसी संस्थाओं को कहते हैं हम संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था। जैसे जो नीति आयोग है, जो हमारे देश का जो नीति आयोग है, वह उसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है और ना ही हम उसको याद कर सकते हैं कि वह असंवैधानिक है या संविधान के विरोध है या संविधान विरोधी या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, बल्कि जो नीति आयोग है वह संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो हमारा जो नीति आयोग है, जो हमारे देश में जो नीति आयोग की संस्था है वह क्या कहलाएगी? संविधानेतर संस्था। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग है, वह भी उसका भी लोग भारत के संविधान नहीं है लेकिन वह संविधान के जो आदर्श है उसको लागू करने का प्रयास करती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी हमारा क्या है? संविधानेतर संस्था है। ठीक है। और हमने देखा सिमी उल्फा क्या है? यह संविधान के खिलाफ है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कार्य करते हैं, तो यह क्या हो गई? असंवैधानिक संस्था। तो ऐसी संस्थाएं जो संविधान विरोधी हो और ऐसी संस्था जो जिसका प्रावधान संविधान में है या जो संविधान में जिसका उल्लेख है, जिन संस्थाओं का उल्लेख भारत के संविधान में, वो क्या हो जाएंगे? संवैधानिक संस्था। तो हम तीनों समझ गए। हमने यह भी देखा कि सब संविधानेतर संस्था होती है, इसमें दो तरह की संस्था होती हैं। एक जो होती है इसके अंतर्गत, एक होती है सांविधिक संस्था। संविधानेतर संस्था के अंतर्गत दो संस्थाएं होती है, एक सांविधिक और दूसरा कार्यकारी। ठीक है। सांविधिक संस्था, जो सांविधिक संस्था होती है वो भी कहीं न कहीं संविधानेतर संस्था होती है। अगर संविधानेतर संस्था के अंतर्गत पूछा जाए कि सांविधिक संस्था क्या होती है और कार्यकारी संस्था क्या होती है, तो उसको भी हम स्पष्ट देख लेते हैं कि कार्यकारी संस्था क्या है और सांविधिक संस्था क्या है। तो जो सांविधिक संस्था है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। सांविधिक संस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। तो जो संस्था, हम देखते हैं सांविधिक संस्था क्या है? जो संस्था संसद के कानून से बनी हुई है, उनको सांविधिक संस्था कहते हैं। उनको सांविधिक संस्था कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, यह क्या है? सांविधिक संस्था है। संविधानेतर संस्था हमने देखा, संविधानेतर पहले हमने देखा तीन संस्था, असंवैधानिक, संवैधानिक, असंवैधानिक और संविधानेतर। हमने संविधानेतर देखा जो जिनका उल्लेख संविधान में भी नहीं है और जो संविधान के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करती हैं, वो क्या कहती हैं? संविधानेतर संस्था। तो संविधानेतर संस्था के अंतर्गत भी दो संस्था होती है, एक सांविधिक और दूसरा कार्यकारी। तो जो हमारा ऐसा कानून, ऐसी संस्था जो संसद के कानून से बनी होती है, जो संसद द्वारा बनाई गई होती है, वो क्या कहलाती है? सांविधिक संस्था। तो ऐसी संस्थाओं को चाहे सांविधिक संस्था कहें या संविधानेतर, वह संविधानेतर तो होती हैं लेकिन संविधानेतर के अंतर्गत क्या होती है? वो सांविधिक संस्था होती है। कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो संविधानेतर तो होती हैं लेकिन संविधानेतर संस्था के अंतर्गत वह सांविधिक नहीं बल्कि कार्यकारी संस्था होती है। जैसे तो हम देख लेते हैं दूसरा इसका जो प्रकार था वह था कार्यकारी संस्था। ठीक है। तो कार्यकारी संस्था क्या होगी हम देख लेते हैं। कार्यकारी संस्था, इसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी।
तो जो संस्था, देखते हैं कार्यकारी संस्था क्या है। जो संस्था राष्ट्रपति या कार्यपालिका, राष्ट्रपति जो हमारा होता है वो कार्यपालिका का ही, राष्ट्रपति या कार्यपालिका, हमारे देश में जो सारे कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वह कार्यपति या कार्यपालिका है। लेकिन जो संवैधानिक कार्यपालिका का जो प्रमुख वह कौन है, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिमंडल। और वास्तविक संवैधानिक कार्यपालिका जो कौन है, राष्ट्रपति। सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो वही कह रहा है जो संस्था राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से बनती है, के आदेश से बनती है, उसे कार्यकारी संस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्यकारी संस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत का नीति आयोग क्या है, कार्यकारी संस्था है। जैसे नीति आयोग जो है भारत का, वह कार्यकारी संस्था। इससे पहले जो योजना आयोग था वह भी क्या था, कार्यकारी संस्था था। उसका जो गठन हुआ था वह संविधान के, वह उसका जो गठन हुआ था वह संसद के द्वारा नहीं हुआ था। देश के व्यवस्थापक या देश के संसद के द्वारा उसका गठन नहीं किया गया था, और ना ही उसका उल्लेख भारत के संविधान में था, बल्कि उसका जो गठन हुआ था मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो जिन संस्थाओं का गठन कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका गठन, वो क्या कहती हैं, कार्यकारी संस्था कहलाती हैं। और जिन संस्थाओं का गठन संसद के द्वारा किया जाता है उनको क्या कहते हैं, सांविधिक संस्था कहते हैं। तो जो कार्यकारी संस्था है और जो सांविधिक संस्था है, यह दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, संवैधानिक संस्था। यह दोनों संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आएंगी। लेकिन संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जो संस्था संसद द्वारा बनी होंगी वह सांविधिक संस्था कहलाएंगी, और संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जो संस्था कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनी होती हैं उनको क्या कहते हैं, कार्यकारी संस्था या एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो हमने देखा कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन, और जो संस्थाएं होती हैं वह कौन कौन होती हैं, कैसे। ठीक है, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, हमने देखा कि कौन संस्था कैसी होती है। ठीक है, तो हमने देखा संवैधानिक संस्था जिसका संविधान उल्लेख है, असंवैधानिक जो संविधान के, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है और संविधान के विरोध में भी है। जो संविधान विरोधी है वो क्या होते हैं, असंवैधानिक। लेकिन जो संवैधानिक संस्था होती है वह कहीं ना कहीं संविधान को लागू करने के संबंध में ये सब संविधान संस्थाएं बनी होती हैं। जो संवैधानिक संस्था होती है वह कहीं ना कहीं संविधान के आदर्शों को लागू करने के क्रम में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं। जब संविधान को लागू करने के या संविधान के आदर्शों को लागू करने के क्रम में जब कोई हमारे सामने समस्याएं या मुद्दे आते हैं, तब हम संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, यह सब क्या है, संविधान के आदर्शों को लागू करने के क्रम में ही ये सब उभर के सामने आते हैं। भारत के जो देश है, देश के लोगों का जो मानव अधिकार है उसका संरक्षण करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जो राष्ट्र देश व्यापक स्तर पर इस पर नजर रखता है। तो यह कहीं ना कहीं भारत के संविधान के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ संविधान के आदर्शों को लागू करने के लिए। इसी प्रकार तो जो संवैधानिक संस्था है वह भी राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व होता है। तो हमने देखा कि राज्य व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 तत्व थे। संसदीय कानून हमने देखा कैसे उसको व्यवहार में लागू किया जाता है, फिर न्यायपालिका के निर्णय, और तीसरा हमने देखा कि जो संवैधानिक संस्था है वो किस तरह संविधान को लागू करने के क्रम में किस तरह हमारे सामने उभर के सामने आते हैं। ठीक है, तो हमने अब जाना कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों में अंतर को हमने जाना। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा बहुत और आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम एक बार पुनः फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जो हमारा नया चैप्टर है, हमने नया चैप्टर और जो हमारा नया सब्जेक्ट है हमारा है, हम क्या शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, अर्थात भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। हमने अपना आज नया सब्जेक्ट शुरू किया है और आज हम देख रहे हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में कि ये भारत का संविधान क्या है और भारत का राज्य व्यवस्था क्या है और दोनों में अंतर क्या है। हमने आज यही देखा। ठीक है, हमने देखा संविधान में कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है। हम एक संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं इस समय ताकि आप लोग को रिवीजन हो सके आप लोगों का। तो संविधान क्या है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके अंतर्गत किसी देश का शासन चलाया जाता है और संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। दूसरा हमने जाना और इसके अंतर्गत हमने देखा कि संविधान जो है वह शक्ति का मानचित्र होता है। या तीन चीजें हमने देखी। हमने देखा शासन क्या है, शासन जो है सार्वजनिक जीवन का संचालन क्या है, शासन है। और सार्वजनिक जीवन क्या है, जो देश की राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य मुद्दे हैं, जो रोजगार मुद्दे हैं, जो हमारे देश का प्रशासन है, कानून है, ये सब क्या है, सार्वजनिक जीवन है। ठीक, फिर हमने देखा कि जो संविधान है वह देश का सर्वोच्च विधि कैसे है और उसके अलावा जो विधियां बनती है, चाहे देश की संसद द्वारा, चाहे न्यायपालिका के निर्णय द्वारा या कार्यकारी संस्था द्वारा के आदेश द्वारा अगर कोई कानून बनता है तो वह सारे कानून क्या होंगे, देश के संविधान के नीचे होंगे और उसके अनुरूप होंगे। वह देश के संविधान के बराबर, देश के संविधान के कानून के बराबर, उससे बड़े नहीं होंगे। और जो कानून सारे बनेंगे, चाहे वो संसद द्वारा, चाहे न्यायपालिका के निर्णय द्वारा या कार्यपालिका के आदेश द्वारा जो भी कानून बनते हैं, वह सारे क्या होंगे, देश के संविधान के कानून विधियों के अनुरूप होंगे। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो हमारे देश का संविधान है वह देश का सर्वोच्च विधि होता है। फिर हमने तीसरा देखा कि संविधान जो है शक्ति का मानचित्र है। कैसे, जिस प्रकार किसी देश के, इस प्रकार हम राजनीतिक मानचित्र देखते हैं या भौगोलिक मानचित्र देखते हैं और हम उस पर देखकर किसी चीज़ के बारे में पता करते हैं। जैसे मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में हम देखते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है। जब भौगोलिक मानचित्र देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, कि और कौन सी किस देश की सीमाएँ कहाँ मिलती हैं और किसी देश में कितना क्षेत्र मरुस्थल है, कितना, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब हमें किसी देश के भौगोलिक मानचित्र के बारे में पता चलता है। उसी तरह अगर हमें अपने देश में किसी संस्था या किसी अंग के बारे में हमको शक्ति का जानना है कि किसी संस्था के या किसी सरकार के अंग के बारे में कि इसके पास कितनी शक्ति है या किसी संस्था के पास कितनी शक्ति है या देश के नागरिक के पास कितनी शक्ति है, तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलेंगी, देश के संविधान से। कहाँ से पता चलेंगी, देश के संविधान से। तो इस प्रकार जो हमारे देश का संविधान है वह शक्तियों का करता है, सीमांकन करता है। जैसे सरकार के अंगों संस्थाओं की शक्तियों का सीमांकन करता है, केंद्र सरकार और राज्य शक्तियों का निर्धारण भी करता है और उनके शक्ति का सीमांकन भी करता है, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है कि उनके कितना क्षेत्राधिकार होंगे। हमारे देश का संविधान राज्य के नागरिकों के अधिकार, हमारा देश का संविधान नागरिकों के अधिकार या शक्ति का भी बारे में भी बताता है कि उनके पास कितनी शक्ति है, उनके कितने अधिकार होंगे। हमारे अधिकारों का क्या करती है, कहीं ना कहीं निर्धारण करती है। तो यह हमने देखा, संविधान के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है और संविधान को जो हम लागू करते हैं, जो संविधान में चीजें दी गई हैं, जब हमको व्यवहार में लागू करते हैं तो हमारे सामने जो समस्याएं या जो मुद्दे हमारे सामने उभर के आते हैं, तो उन्हीं को हम समग्र रूप से क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात यह क्या है, हमारा संविधान का व्यवहारिक रूप है। ठीक, और इसके जो तीन मुख्य तत्व होते हैं वह है संसद के कानून, दूसरा न्यायपालिका के निर्णय और तीसरा हमने देखा संवैधानिक संस्थाएं। संसद के कानून हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 17 जैसे बताता है छुआछूत का कानून का अंत करेगा। संविधान बताता है आर्टिकल 17 में कि अस्पृश्यता का अंत होगा और यह दंडनीय अपराध होगा। तो इसने यह संविधान ने इतना बताया, हमने फिर देखा कि संसद ने उसको कैसे व्यवहार में लागू किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के माध्यम से। ठीक, इसको उसने व्यवहारिक रूप दिया आर्टिकल 17 को संसद ने। ठीक इसी तरह हमने देखा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 है जिसमें नागरिकों के विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन जब प्रेस की स्वतंत्रता पर
सरकार ने बंदिश लगाना शुरू किया तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो देश का जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार है और यह जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने विचार और अभिव्यक्ति की व्यापक व्याख्या की और साथ ही साथ आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को भी उन्होंने मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्या की। तो यह जो है जो आर्टिकल 19 है जो सैद्धांतिक है उसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको व्यवहारिक रूप दिया, इसको कानून के रूप में व्याख्या किया। अब अगर कोई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो अब उसके बाद से कोई प्रेस की स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता है, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार हो गया। और यह किसके द्वारा कैसे बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। फिर उसी तरह हमने देखा कि संस्था जो होती है 3 तरह की होती है, संवैधानिक और असंवैधानिक। लेकिन संवैधानिक संस्था ठीक है, असंवैधानिक अभी हमें जाना, लेकिन जो असंवैधानिक संस्था होती है जो संसद कानून से बनी होती है या राष्ट्रपति के आदेश से बनी होती है, वह भी कहीं क्या है, संविधान के आदर्शों को लागू करने में के क्रम में ही हमारे सामने उभर के आते हैं। ठीक है, जैसे महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, ये सारे क्या है, संविधान के आदर्शों को लागू करने के क्रम में ही ये सब क्या है, बने हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो तीनों हैं, यह राज्य व्यवस्था के 3 क्या है, मुख्य अंग है। तो हमने संविधान, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जाना और इनके दोनों के अंतर को भी देखा कि ये दोनों हैं क्या, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतना, अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।